एक लैंड रिसोर्स का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हम अपने खाने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं लैंड पर और तरह तरह के क्रॉप्स को उगाते हैं। दूसरा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो केवल लैंड पे की जा सकती हैं लेकिन वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि बिल्डिंग बनना, रोड्स और रेलवे का बनना। ये सब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और लैंड पर की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट भी लैंड रिसोर्स पर ही होता है, जिसके अंदर बहुत वैरायटी के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ग्रेजिंग लैंड होते हैं जिन पर केवल जानवर चरते हैं। उसके बाद ट्री ग्रोव्स होते हैं, यानी कि पेड़ की कतारें लगी रहती हैं जिसे हम बगीचा कहते हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक लैंड का कई तरीके का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में लैंड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया के बारे में जानेंगे। तो किसी लैंड का इस्तेमाल करना किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये 6 बातों पे डिपेंड करता है। पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब हुआ कि एक लैंड किस तरीके का है, मतलब वो एक माउंटेनियस रीजन है या फिर वो एक प्लेन है या प्लेटू है, किस तरह का है। क्योंकि अगर वो प्लेटू होगा तो उस पर हम अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, उस पर माइनिंग ज़्यादा होगा अगर प्लेटू है तो। प्लेन है तो उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा होगा। अगर वो एक माउंटेनियस रीजन है तो वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे। उसके बाद दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। जिस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन जैसा होता है उस एरिया में लैंड का इस्तेमाल भी वैसे ही किया जाता है। जैसे असम में जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो इसकी वजह से वहाँ पर जो टी प्लांटेशन है वो किया जाता है। तो वहाँ का जो अधिकतर लैंड है वहाँ पे टी प्लांटेशन ज़्यादा होता है। उसके बाद है सॉइल टाइप। सॉइल के कई तरीके के टाइप्स होते हैं। अब कौन सा सॉइल किस इस्तेमाल में ज़्यादा आ सकता है, वो ज़्यादा फर्टाइल है या नहीं, वो ज़्यादा पानी सोखता है या नहीं सोखता है, तो ये सब चीज़ को देखते हुए उस पर क्या किया जा सकता है ये देखना इम्पॉर्टेंट होता है। तो लैंड का भी इस्तेमाल सॉइल टाइप को देख करके किया जाता है। फिर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा है, मतलब जहाँ पर एक जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि बिल्डिंग और रोड बनाने में ज़्यादा काम में लाया जाए एक लैंड रिसोर्स को, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा हो। पांचवा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। तो जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है उस टेक्नोलॉजी के आधार पर भी हम लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिक्स्थ है कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशनली शुरू से ही जिस तरह से एक पर्टिकुलर लैंड का इस्तेमाल होते आया है तो वो आगे भी उसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडिया की ज्योग्राफी में लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है इंडिया का। तो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हमें जो डेटा पता है, मतलब हमें पता है कि केवल 93% लैंड का किस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है इंडिया में, वो हमें पता है। बाकी का जो 7% है उसके बारे में हमें ख़ास जानकारी नहीं है। अब ये बाकी 7% कौन से हैं? तो ये असम के कुछ पार्ट हैं जहाँ पर अभी हमें ये नहीं पता है कि वहाँ पे लैंड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। दूसरी तरफ हमें कश्मीर के कुछ इलाके हैं वहाँ के बारे में नहीं पता है कि लैंड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। बाकी जो 93% जोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में हमें मालूम है कि हाँ, यहाँ पे लैंड का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, यहाँ पे इस तरह से किया जाता है। और भारत में जो टोटल स्वोन एरिया है, स्वोन एरिया मतलब कि वो जगह जहाँ पर साल में एक से ज़्यादा बार क्रॉपिंग की जाती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, ये लगभग 54% है रिसेंट डेटा के हिसाब से।
अब ये नेट स्वॉन एरिया क्या होता है? नेट स्वॉन एरिया में मतलब हुआ कि भारत में साल में एक या एक से ज़्यादा बार जब एक लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है तो वो तो स्वॉन एरिया कहलाता है। अब ये जो स्वॉन एरिया है ये हर भारत में हर इलाके में अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो हम जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा ये एक एग्रीकल्चर स्टेट है। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर एक लैंड पर बार बार एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है। तो यानी कि 80% जो एरिया है इस स्टेट का वो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार ये जो जगह है यहाँ पे 10% एरिया में ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। यानी कि स्वोन एरिया जहाँ पे फार्मिंग होती है वो केवल 10% ही है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि 80% जो एरिया है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ केवल 10% ही एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फॉरेस्ट एरिया कितना है। तो भारत में जो फॉरेस्ट एरिया है वो अभी बहुत ही ख़राब स्थिति में है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। इसके अंदर बोला गया था कि भारत में जो पूरा एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, उसका 33% जो है फॉरेस्ट होना चाहिए अगर इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना है तो। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि अभी के समय में जो फॉरेस्ट एरिया है वो 33% से कम हो चुका है। तो ये एक थोड़ा डेंजर इंडिकेटर है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसके बाद बात करते हैं वेस्ट लैंड की। तो वेस्ट लैंड किसको कहेंगे हम लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया के हिसाब से? तो वेस्ट लैंड वो ज़मीन होती है जो बहुत पथरीली हो, रॉकी हो, बहुत ही डेजर्ट एरिया हो जहाँ पे फर्टिलिटी उतना ज़्यादा ना हो, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड्स रोड एंड रेलवे। यानी कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है और डेजर्ट टाइप है तो इस पर हम एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल रोड बनाने में, रेलवे में किया जाता है। तो इसको हम वेस्ट लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन किसको बोला जाता है। जब हम एक लैंड का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और उस लैंड को हम फिर से रिकवर होने का समय भी नहीं दे रहे हैं और फिर से उसको इस्तेमाल कर ले रहे हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब हम एक बार खेती कर लेते हैं तो उसको कुछ समय के लिए या 6 महीने या 1 साल के लिए उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्योंकि बहुत डिमांड हाई है फूड ग्रेन की, तो इससे क्या हो रहा है कि तुरंत खेती उस ज़मीन पर हो जा रही है। इससे उसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस आ नहीं पा रहा है। तो अगर किसी लैंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको रिकवर होने का समय नहीं दे रहे हैं, उसको सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बैलेंस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो वो लैंड है वो डिग्रेड होने लगता है, मतलब वो ख़राब होने लगता है। ख़राब होने का मतलब है कि हो सकता है कि उसका जो सॉइल का क्वालिटी है वो ख़राब हो जाए और वो जो लैंड है वो एक बैरन लैंड धीरे धीरे बनने लगे। अब इससे क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये जो लैंड डिग्रेडेशन है ये ज़्यादातर एफॉरेस्टेशन की वजह से होते हैं। यानी कि जिसमें हम जंगल को काटते चले जाते हैं और उसके वजह से जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब होते चले जाती है। तो लैंड डिग्रेडेशन में बेसिकली लैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसकी क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होती चली जाती है। अगर हम इस दोनों पाई चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो 1960 में जो ज़्यादातर लैंड रिसोर्स का इस्तेमाल भारत में होता था वो किया जाता था नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में, और ये लगभग 42.26% था। लेकिन 2014 का डेटा अगर हम देखें तो वहाँ पे स्वोन एरिया तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी 45.5% एरिया जो है वो अभी किसी न किसी तरह से खेती के काम में लाया जा रहा है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं
कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी, और फूड ग्रेन के डिमांड को पूरा करने के लिए जो सोन एरिया है ये भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फॉरेस्ट का जो एरिया है वो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, जो एक वार्निंग साइन हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।